हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के इतिहास पर। और प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के इतिहास का दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन कालीन इतिहास का एक वीडियो ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चैनल पर जा कर के आप इसे ज़रूर देखें। और आज हम इस दूसरे टॉपिक में दोस्तों प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में मौर्य काल से बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं प्राचीन कालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन कालीन इतिहास मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल से। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार दोस्तों 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश किस धर्म से संबंधित क्या है दोस्तों? ग्रंथ है। तो याद रखेंगे दीपवंश जो है तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती मालवा का राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बताया गया है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती मालवा का क्या था? प्रांतपाल था। और अशोक ने क्या किया था दोस्तों? अशोक ने उज्जैनी अवंती को मालवा की राजधानी, अशोक ने क्या किया था दोस्तों? ये ने है, अशोक ने उज्जैनी अवंती को मालवा की क्या किया था दोस्तों? राजधानी बनाया था। तो अशोक ने उज्जैनी को अवंती मालवा की राजधानी बनाया था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया था। तो अशोक ने क्या किया था? अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया था। और संघमित्रा और महेंद्र, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो दोस्तों संघमित्रा और महेंद्र, जिन्हें अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसी पत्नी देवी से क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। तो संघमित्रा और महेंद्र देवी और क्या है? अशोक के क्या है? पुत्र पुत्री थे। ठीक है दोस्तों, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र पुत्री थे, जिन्हें जो है तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। वो क्या था? देवी पत्नी के ही क्या थे? पुत्र थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों को। मौर्यकाल के अभिलेख कौन कौन से हैं? तो मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश से था। तो मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जो लघु शिलालेख हैं उनमें जो निम्नलिखित हैं, इनका संबंध क्या था? वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था। पहला है दोस्तों रूपनाथ जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गांव है। यहाँ से एक लघु शिलालेख मिला है जो क्या है? सम्राट अशोक के टाइम पीरियड का है, जो मध्य प्रदेश से मिला था। ठीक है दोस्तों, मिला है। रूपनाथ जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गांव गुर्जरा दतिया, यहाँ से भी क्या है? लघु शिलालेख, एक शिलालेख मिला है। सारो मारो है ये दोस्तों, सारो मारो शहडोल का, यहाँ से भी अशोक का शिलालेख मिला है। पानगुराड़िया सीहोर का और सांची रायसेन में अशोक के शिलालेख इस बात का प्रमाण देते हैं कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश से घनिष्ठ संबंध था। तो मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में जो मध्य प्रदेश थे, उस मध्य प्रदेश से थे, वो कौन कौन से थे? तो रूपनाथ जबलपुर, सिहोरा तहसील का एक गांव, गुर्जरा दतिया और सारो मारो शहडोल, पानगुराड़िया सीहोर, सांची रायसेन में जो अशोक के शिलालेख हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश से गहरा संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास 326 से 184 बीसी का साक्ष्य जबलपुर की सिहोरा तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर
उकेरे गए अशोक के शिलालेख से प्रमाणित होता है। तो मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास जो 326 से 184 बीसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है जबलपुर की सिहोरा तहसील। जबलपुर की सिहोरा तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेख से प्रमाणित होता है। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुर्जरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन चुका है कि किस अभिलेख में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गुर्जरा में जो अशोक का लघु शिलालेख है उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में दर्शाया गया है। गुप्त युग तक सांची का नाम काकनाद बांट था। गुप्त युग तक जो सांची का नाम था दोस्तों वो क्या था? काकनाद बांट था। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट कर लेंगे, काकनाद बांट। यहीं से अशोक का संघवेद अभिलेख मिलता है और काकनाट बाट सांची से ही क्या है? अशोक का संघवेद अभिलेख मिला है, जिसमें उसने संघवेद को रोकने के लिए राज आज्ञा प्रचलित की थी। तो राज आज्ञा का प्रचलन है ना, संघवेद अभिलेख से मिला है और वो कहाँ था? सांची, जिसका पुराना नाम काकनाद बांट था, वहां पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन स्मारकों को। तो उज्जैन का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो मौर्यकालीन स्मारकों में उज्जैन का क्या है दोस्तों? बौद्ध स्तूप अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुराना में टीले के रूप में विद्यमान है। कानीपुराना में टीले के रूप में, ये दोस्तों टीले के रूप में विद्यमान है। तो उज्जैन का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा में टीले के रूप में विद्यमान है। तो कानीपुरा में टीले के रूप में क्या है? जो अवशेष हैं वो क्या है? विद्यमान है। सांची रायसेन का स्तूप, जिसे अशोक के बाद अनेक शासकों एवं व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत कराया गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सांची रायसेन का जो क्या है? स्तूप है, स्तूप। ठीक है दोस्तों, स्तूप जिसे अशोक के बाद अनेक शासकों ने क्या किया था दोस्तों? अनेक शासकों एवं व्यक्तियों द्वारा दान देकर के क्या किया गया था? विस्तृत किया गया था। उज्जैन के समीपस्थ सोधनपुरघर में क्या है दोस्तों? सोधनपुरघर में रणजीत, हनुमान, आबूखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों रणजीत हनुमान, आबूखड़ी आदि अनेक स्थलों से भी बौद्ध स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं। तो उज्जैन के समीपस्थ सोधनपुरघर, रणजीत हनुमान, आबूखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों से बौद्ध स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। तो बौद्ध स्तूपों के अवशेष उज्जैन के पास सोधनपुरघर, रणजीत हनुमान, आबूखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों से बौद्ध स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सांची का महास्तूप। सांची का जो महास्तूप था दोस्तों, सांची का महास्तूप सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो जो सांची के महास्तूप हैं उनको अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों का बना हुआ था। जो मूल रूप से किसका बना हुआ था दोस्तों? यहाँ पे मिस प्रिंट है, ईंटों का। मूल रूप से ईंटों का बना हुआ था। इसमें
मोदगल्याण एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। और यह इसमें क्या है दोस्तों, जो महावीर थे उनकी और महामोदगल्याण, यहाँ पे कल्याण हो गया है, यहाँ गल्याण याद रखेंगे, महामोदगल्याण एवं सारिपुत्र की अस्थियां किसमें रखी हुई हैं, तो याद रखेंगे सांची के स्तूप में। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1800 ईस्वी के लगभग सर्वप्रथम जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। तो सर्वप्रथम सांची के स्तूपों को किसने खोजा था, तो याद रखेंगे 1800 ईस्वी में सबसे पहले जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। और सर्वप्रथम 1912 से 1920 ईस्वी के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया था। तो सांची स्तूपों का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, सांची स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया था। कब करवाया था, 1912 से 1920 ईस्वी के बीच में। सतधारा स्तूप कनिंघम ने 1853 ईस्वी के आसपास इस स्थान की खोज की थी। यहाँ अभी तक 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 40 स्तूप और 17 विहार सतधारा स्तूप के पास प्राप्त हुए हैं। स्तूप क्रम संख्या 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को सारिपुत्र और महामुदगल्याण के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो स्तूप क्रम संख्या क्या है, 2 है, उसका जब उत्खनन कनिंघम महोदय ने कराया तो वहां पर सारिपुत्र और महामुदगल्याण के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सांची के स्तूप क्रम संख्या 3 से प्राप्त हुए हैं, जो सांची के स्तूप क्रम संख्या 3 से प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अंधेर के स्तूप क्रम संख्या 2 के उत्खनन से, अंधेर के जो स्तूप हैं वो क्रम संख्या 2 के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और कनिंघम महोदय को गतिपुत्र के शिष्य वातिपुत्र और कौंडिन्य के गांव के पुत्रों का कनाव प्रभात समस्त एवं गतिपुत्र के शिष्य मोगलीपुत्र तिस्य के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, गति के पुत्र शिष्य मोगलीपुत्र के अस्थि अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। स्तूप क्रम संख्या 3 से कनिंघम को हारिति पुत्र के अवशेष अस्थि अवशेष मिले हैं। तो स्तूप क्रम संख्या 3 से क्या मिला है, कनिंघम को हारिति पुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं। सुनारा स्तूप के उत्खनन से कनिंघम महोदय को अस्थि मंजूषा में संरक्षित अस्थि का छोटा सा भाग मिला, जो संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था। तो सुनारी स्तूप के उत्खनन से कनिंघम महोदय को अस्थि मंजूषा में संरक्षित अस्थि का छोटा सा भाग मिला था, जो संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था। जो क्या था, संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था, जो सुनारी स्तूप के उत्खनन से कनिंघम महोदय को अस्थि मंजूषा के रूप में संरक्षित मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भोजपुर स्तूप। भोजपुर विदिशा में 37 स्तूपों, भोजपुर विदिशा में क्या है, 37 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। तो भोजपुर विदिशा में, भोजपुर किस जिले में है, तो याद रखेंगे विदिशा जिले में है। 37 स्तूपों के अवशेष वहां पर पाए गए हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले के खरवई से 2 स्तूप एवं विहार के अवशेष पाए गए हैं। और रायसेन जिले के खरवई से क्या हुआ दोस्तों, 2 स्तूप और विहार के अवशेष पाए गए हैं। भरहुत का स्तूप, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। और जो भरहुत स्तूप है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सतना का है शायद। तो भरहुत स्तूप, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी, याद रखेंगे। आगे दोस्तों देवकुठार के स्तूप, यह स्तूप रीवा जिले के दोस्तों त्योंथर तहसील के अंतर्गत स्थित है, जो मौर्य काल में बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्राचीनतम स्तूप क्रमांक 1 अशोक के समय 3री सदी ईस्वी पूर्व निर्माता तुमैन के स्तूप। ठीक है दोस्तों, अगला स्तूप है तुमैन के स्तूप। तो देवकुठार का स्तूप क्या है, रीवा जिले के त्योंथर तहसील के अंतर्गत स्थित है और मौर्य काल में बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप क्रमांक 1 अशोक के समय 3री सदी ईस्वी
पूर्व में निर्मित है। तो जो प्राचीनतम है देवकुठार का, तो वो बौद्ध स्तूप क्रमांक 1 अशोक के टाइम पीरियड का है। तुमैन के स्तूप तुमैन, गुना, विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहाँ 3 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो तुमैन से 3 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। और तुमैन क्या है? तुमैन जिला गुना, विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। आगे कसरावत के स्तूप। कसरावत के स्तूप दोस्तों ये खरगोन जिले में स्थित हैं। कसरावत के स्तूप कहाँ है? खरगोन जिले में स्थित हैं। कसरावत कस्बे से 3 मील दक्षिण में स्थित इतवारी नामक टीले के उत्खनन 1936 में कराया गया और वहां से 39 मौर्यकालीन 11 स्तूप, वहां से 39 जो है तो स्तूप मिले हैं, जिसमें से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड ऊपर भूत एस घस, ठीक है, ऊपर भूत एस घस तहसील तक्षशिला की सिहक सिंहली का उल्लेख उससे मिलता है। तो उत्खनन से जो प्राप्त मृदभांड हैं उनके ऊपर भूत एस घस तहसील तक्षशिला और सिहक सिंहली का उल्लेख मिला है। महत्व एवं नावदा टोली स्तूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दूसरी चीज है दोस्तों, तो नावदा टोली स्तूप यह पूरा स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों खरगोन जिला पर स्थित है। तो क्या है नवदा टोली स्तूप? क्या है? यह पूरा स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों खरगोन जिला पर स्थित है। महेश्वर के स्तूप के अवशेष के रूप में एक विशाल प्लेटफार्म जो कि कड़ी मिट्टी पर बड़ी ईंटों की बनी हुई है। तो महेश्वर के स्तूप क्या है दोस्तों? महेश्वर के स्तूप के अवशेष के रूप में एक विशाल प्लेटफार्म है जो कि कड़ी मिट्टी पर बनी हुई ईंटों से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, पानगुराड़िया से भी प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है। पानगुराड़िया से भी क्या मिला है दोस्तों? प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है। यही से एक मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। और पानगुराड़िया से क्या है दोस्तों? एक मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन आहत सिक्के चांदी तथा तांबे से निर्मित थे। आहत मुद्राएं उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, बेसनगर, एरण आदि से प्राप्त हुए हैं। तो जो आहत मुद्राएं हैं वो कहां से मिली हैं? उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, बेसनगर, एरण आदि स्थानों से मिली हैं। मौर्यकालीन नगर राज्य कौन से थे? तो मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन नगरों में त्रिपुरी, एरण, महिष्मती, विदिशा, उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख थे। तो भाग्य, विदिशा, उज्जैनी एवं पद्मावती क्या थे? मौर्यकालीन प्रमुख नगर राज्य थे। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम और चित्र गांव में उल्लिखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन सांदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात था। महाभारत काल में क्या था? उज्जैन को सांदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता था। अब है दोस्तों अगला हमारा साम्राज्य ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश। शुंग वंश हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग, हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग जिसने 185 ईस्वी पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। मगध पर इसने क्या किया था? शुंग वंश की नींव को डाला था और ब्राह्मण जाति का था। ठीक है दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इसने मगध पर क्या किया था? शुंग वंश की नींव डाली थी। और मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा भिलसा का राज्यपाल था। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास का ये ग्रंथ है, इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र वो विदिशा भिलसा का राज्यपाल था। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधव सेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया था। और यही अग्निमित्र जो था दोस्तों, इसने क्या किया था? अपने दोस्त अपने मित्र माधव सेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया था। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक यही अग्निमित्र है। तो जो कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में नाटक लिखा गया था जिसका नाम क्या था दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम है।
का नायक यही अग्निमित्र था, जो शुंग वंश का प्रतापी शासक था। आगे देखते हैं दोस्तों, शुंग काल में भरहुत स्तूप के आकार को बढ़ाया गया, और शुंग काल में ही क्या किया गया था, जो भरहुत स्तूप है दोस्तों, उसके आकार को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। और शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के काल में एंटीआलकिड्स जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुण ध्वज स्तंभ वर्तमान में खाम बाबा के नाम से चर्चित को स्थापित कराया गया था। तो शुंग वंश के जो 8वें शासक थे भागवत काशीपुत्र भागभद्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एंटीआलकिड्स जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के दोस्तों वेशनगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था, जिसको वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस का वेशनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत के साक्ष्य के रूप में है। तो हेलियोडोरस का जो वेशनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ है, वो मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है, वैष्णव धर्म से संबंधित वैष्णव मत का क्या है, साक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में मध्य प्रदेश के प्राप्त अवशेषों से सातवाहन युग की स्थिति का भी ज्ञान होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिका गुफा लेख के अनुसार विदर्भ का प्रांत उसके अधिकार में था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिका गुफा लेख के अनुसार विदर्भ का प्रांत जो है उसके अधिकार में था। सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईस्वी पूर्व के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है। तो जो क्या है, सांची के स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख है, उसमें सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम के 72 ईस्वी पूर्व के, तो सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईस्वी पूर्व में पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है। तो जो सांची स्तूप की क्या है, वेदिका है, उसमें क्या है, जो उत्कीर्ण लेख है उसमें सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईस्वी पूर्व के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है। उसमें सातवाहन शासकों के राजा श्री सात के नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमुनिया, जबलपुर, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी से मिले हैं। तो सातवाहन शासकों के राजा श्री सात के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो सातवाहन वंश के राजा श्री सात के सिक्के ये मिले हैं उज्जैन, देवास, होशंगाबाद के जमुनिया से, जबलपुर के तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी से मिले हैं। किसके, सातवाहन शासक राजा श्री सात के नामांकित सिक्के मिले हैं। आगे देख लेते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के सिक्के भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। भिलसा और देवास से क्या हुए हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी 165 ईस्वी से 193 ईस्वी के सिक्के वेशनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। तो वेशनगर, तेवर और देवास से अंतिम सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी के उत्खनन से सातवाहन वंशी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहन वंशी शासकों के सिक्के त्रिपुरी के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है इंडो ग्रीक आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार से है: हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ये क्या है, विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मीनांडर 165-145 ईस्वी हुआ। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मीनांडर
165 ईस्वी हुआ। और मध्य प्रदेश के बालाघाट से मीनांडर के सिक्के मिले हैं। तो मीनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? तो यह हिंद यूनानियों को ही मिलता है। रोम देश के कुछ सिक्के भी मंदसौर के आवरा से प्राप्त हुए हैं। तो मंदसौर के आवरा से रोमन सिक्के, रोम देश के सिक्के भी मिले हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे अधिक विख्यात था वो मीनांडर 165 से 145 ईस्वी हुआ और मध्य प्रदेश के बालाघाट से इसके सिक्के मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने ही क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किए थे। रोम देश के कुछ सिक्के मंदसौर के आवरा से प्राप्त हुए हैं। आगे है दोस्तों शक जो है तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिमी भारत के क्षत्रपों का योगदान रहा। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिमी भारत के क्षत्रपों का पश्चिमी भारत में क्षत्रपों, यहाँ पे नक्षत्र नहीं दोस्तों, क्षत्रपों का योगदान रहा है। शक क्षत्रपों के दो वंश थे। शक शासकों के दो वंश थे। पहला क्षहरात वंश क्षत्रक ठूमक तथा दूसरा कार्दमक वंश। तो पहला क्या था? क्षहरात वंश और दूसरा क्या था? दूसरा कार्दमक वंश चेस्टन वंश था, जो गलती से प्राप्त पान के पुनर्मुद्राओं, ठीक है दोस्तों, पान के पुनर्मुद्राओं के सिक्कों के अनुसार सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। किसको पराजित किया दोस्तों? नहपान के। तो नहपान के सिक्के क्या हैं? सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को क्या किया था? पराजित किया था। और यही से क्या है दोस्तों? नहपान के सिक्के भी मिले हैं मध्य प्रदेश से। शकों के एक वंश का उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ, जिसे चेस्टन वंशकार धमक वंश, चेस्टन वंश या कार्दमक वंश कहा जाता है। तो शकों के एक वंश का उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ था, जिसको चेस्टन वंश या कार्दमक वंश कहा जाता है। तो चेस्टन वंश या कार्दमक वंश का उज्जैन में क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था, याद रखेंगे। आगे दोस्तों चेस्टन वंश काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था। चेस्टन वंश कहाँ शासन करता था? तो काठियावाड़ और उज्जैन में शासन करता था। कार्दमक वंश के संस्थापक चेस्टन की राजधानी उज्जैनी थी। और जो कार्दमक वंश था दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। चेस्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। और चेस्टन शासक के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये उज्जैन और शिवपुरी से मिले हैं। महाछत्रपति कार्दमक वंश के वंशजों की राजधानी कार्दमक वंश के शासकों की राजधानी उज्जैनी बनी रही। और इससे संबंधित सिक्के का जो भंडार है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा बेसनगर आदि स्थानों से मिले हैं। तो जो इनसे संबंधित सिक्के हैं, कार्दमक वंश से संबंधित जो सिक्के हैं, ये शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा बेसनगर आदि स्थानों से मिले हैं। शक क्षत्रपों का अभिलेख उज्जैन से मिला है। तो जो शक क्षत्रप हैं, इनका जो अभिलेख है ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है उज्जैन से मिला है, याद रखेंगे। तो शक क्षत्रपों का जो अभिलेख है वो उज्जैन से मिला है। शक संवत 107 का महाक्षत्रप शक संवत 107 का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख सेतखेड़ी साजापुर में मिला है। शक वंश के शासक श्रीधर भ्रमण के अभिलेख एरण तथा सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और जो शक शासक था श्रीधर उसके अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो वो उसके अभिलेख एरण और सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। नए जो शक वंश के शासक थे तो उनमें किशक छत्रपति मालवा के शासन काल में थोड़े समय के लिए अमीरों का भी क्या था? शासन रहा है। तो मालवा में जो शक क्षत्रप थे उनके टाइम पर थोड़े समय के लिए क्या था? अमीरों का भी शासन रहा है। तो इस तरह से ये हो गया शक
अब है शक के बाद दोस्तों कुषाण आए, तो कुषाणों में कुषाण वंश, तो शकों के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए। तो शकों के बाद कौन आया? कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए। यूची, यहाँ पे सी नहीं दोस्तों ची है। यूची नाम का एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। 5 कुलों में बट गया था दोस्तों, उन्हीं में से एक थे कुषाण। तो जो यूची कबीला था वो 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। किसानों ने पश्चिमोत्तर भारत के भारतीयों, पल्लवों और आगे शकों को पराजित कर कुषाणों ने क्या किया था? पश्चिमोत्तर भारत के भारतीयों को पल्लवों और आगे शकों ने पराजित कर भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिसेस था। तो कुजुल कैटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था, जिसने क्या था? पश्चिमोत्तर भारत में भारतीयों को पल्लवों और आगे शकों को पराजित करके इसने भारत में क्या किया था? कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश के शासकों के 757, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उसके 757 सिक्के, कुषाण वंश के शासकों के 757 सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए हैं। शहडोल से प्राप्त सिक्कों में कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के हैं और जो शहडोल से सिक्के मिले हैं उसमें कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के हैं। कुशल शासक विम कैटफिसेस का एक सिक्का विदिशा में मिला है। तो विदिशा से विम कैटफिसेस का सिक्का मिला है, याद रखेंगे, विदिशा विम कैटफिसेस का सिक्का मिला है। और शहडोल से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिष्क प्रथम के, और वहां से 324 सिक्के मिले हैं। टोटल सिक्के 557 है और कनिष्क के 324। विम कैटफिसेस का सिक्का कहां से मिला है? एक सिक्का विदिशा से मिला है। हुबिस्क के सिक्के झाझापुरी शहडोल, हुबिस्क के सिक्के झाझापुरी शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। वासुदेव प्रथम का एक तांबे का सिक्का जबलपुर तेवर से मिला है और जो वासुदेव प्रथम था उसका एक सिक्का कहां से मिला है? जबलपुर के तेवर से मिला है। वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं मिलता। तो जो वासुदेव था उसके उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का उल्लेख प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाण कालीन अभिलेखों में वाशिष्क का क्या है? सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख प्रमुख है। तो कुषाण कालीन अभिलेखों में वाशिष्क शासक का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख प्रमुख हैं। कनिष्क के राज दरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति थी। तो जो कनिष्क था दोस्तों उसके राज दरबार में ये विद्वान थे। एक तो अश्वघोष राजकवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की, स्वरानंद की रचना की, और सारिपुत्र प्रकरण क्या है? अश्वघोष का ही क्या है? रचना अश्वघोष की ही रचनाएं हैं। दूसरा आचार्य नागार्जुन, तीसरा पाठ, चौथा वसुमित्र, पांचवा मत्रिचेट, छठा संघराज्य और सातवां चरक रचना चरक संहिता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है और आगे की बातें दोस्तों हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।